सीटेट साइंस पेडागोजी के 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन आपको ऐसे ही पेपर में देखने को मिलेंगे और आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आइए प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रचनावादी विज्ञान कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? अब क्लास कैसी है? रचनावादी है, तो प्राथमिक भूमिका क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के सीधे उत्तर देना, बी ऐसी परिस्थिति पैदा करना जहां छात्र ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके, सी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए केवल व्याख्यान पद्धति का सख्ती से पालन करना, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि छात्रों का मूल्यांकन केवल मानकीकृत योगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से करना। देखिए, आप छात्रों का मूल्यांकन केवल मानकीकृत योगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सख्ती से पालन टर्म दिख रहा है कहीं पे भी आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव टर्म हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के सीधे उत्तर देना। अगर सीधे उत्तर दे रहे हैं आप तो बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता नहीं डेवलप हो पाएगी और सोचने की क्षमता नहीं डेवलप कर पाएगा बच्चा, तो इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसी परिस्थिति पैदा करना है जहां बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके, ठीक है, तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय सहभागिता और शिक्षक के मार्गदर्शन से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अब विज्ञान पढ़ाना है उच्च प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए, वैज्ञानिक परिभाषाओं और नियमों को रटना। जहां कहीं भी नियम रटने की बात आ जाती है वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहां से ये गलत कर हो जाएगा। बी है व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना अगर कर रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जिज्ञासा, रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को पोषित करता है। देखिए, ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, छात्रों को विशेष रूप से प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ऑप्शन ए और बी। किसी भी छात्र को आप विशेष सुविधा नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे समावेशी शिक्षा चल रहा है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा पढ़ने में अच्छा है और हर बच्चा जो है एक समान है, ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ए और बी भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे ही जो टर्म्स दिए हुए हैं पॉजिटिव हैं। प्रौद्योगिकी में जिज्ञासा, रचनात्मकता, सौंदर्य बोध को पोषित करना, ये सारे टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, उच्च प्राथमिक विज्ञान का उद्देश्य जिज्ञासा, पूछताछ और प्रकृति के प्रति प्रशंसा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? एक चीज और समझिए, सीसीई का फुल फॉर्म ही अगर पूछ दिया कि तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए देखिए, केवल एक अंतिम परीक्षा के स्कोर के आधार पर छात्रों को ग्रेड देना। बी समय के साथ छात्रों को सीखने के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पहलुओं को आकलन करना। सी सहपाठियों के बीच डर और प्रतिस्पर्धा पैदा करना। डी कक्षा में शिक्षक छात्र संवाद को कम करना। देखिए, शिक्षक और छात्र का संवाद होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा पैदा करना गुण नहीं हो सकता है, ठीक है, उद्देश्य नहीं हो सकता है। केवल ग्रेड देना छात्रों को, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रों के सीखने के संज्ञानात्मक और सह-संज्ञानात्मक दोनों पहलुओं का आकलन करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीसी सीखने के कई आयामों पर नियमित प्रगति का मूल्यांकन करके समग्र विकास सुनिश्चित करती है, किसी एक टर्म पे नहीं होता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, विज्ञान में रचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। विज्ञान में रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वर्ष के अंत में छात्रों को अंतिम ग्रेड और प्रमाणन प्रदान करना। बी है छात्रों के सीखने की निगरानी करना और शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया देना, ठीक है। और सी क्या है? कक्षा में छात्रों को सर्वश्रेष्ठ से सबसे खराब के रूप में रैंक करना। डी है व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना केवल याद करने की क्षमता का परीक्षण करना। देखिए, याद करना, रटना, ये सब कभी भी रचनात्मकता का लक्षण नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रैंकिंग देना खराब प्रदर्शन के अनुसार, तो ये भी क्या हो जाएगा? बच्चों में हीन भावना पैदा करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अंतिम ग्रेड और प्रमाणन देना, ये प्रदान करना मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रों को सीखने की निगरानी
निगरानी करना, सीखने को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। विज्ञान शिक्षण में केवल प्रदर्शन विधि का उपयोग करने के लिए एक प्रमुख सीमा क्या है? अब बताइए इसका एक प्रमुख सीमा क्या हो जाएगा? यह शिक्षक के लिए बेहतर समय लेने वाली है। बी, इसमें शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सामग्रियों की सक्रिय रूप से भागीदारी शामिल नहीं है। सी, यह मानव कारण के वातावरण के लिए असुरक्षित है। डी, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझने में विफल रहता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है ना। इसमें शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सामग्रियों की सक्रिय रूप से भागीदारी, जहां कहीं भी बच्चे को अवसर ज्यादा दिया जा रहा होगा, बच्चा सक्रिय भागीदारी कर रहा होगा, उसमें सामाजिक गुण पैदा हो रहा होगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, इनको दिमाग में एकदम फिट रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन कई बार क्या है कि लेंथी क्वेश्चन है तो नहीं समझ में आता है, तो बस उसके टर्म्स को ध्यान से रखिएगा, वहां से ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा और क्वेश्चन को टिक मार के आ जाइएगा, सही होगा आपका आंसर। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अंत तक, एग्जाम तक आपको ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग, एक विज्ञान शिक्षक बल और गति के बारे में छात्रों की सामान्य भ्रांतियों को दूर करना चाहता है, सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा होता है? ठीक है, अब विज्ञान शिक्षक है, उसकी भ्रांतियों को, जो सामान्य भ्रांतियां हैं उनको दूर करना चाहता है, तो कौन सा अच्छा दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। गलत विचार रखने के लिए छात्रों को डांटना। बी, उन विश्वासों को चुनौती देने के लिए विरोधी उदाहरण और व्यवहारिक विरोधाभासी घटनाएं डिजाइन करना। ठीक है, और फिर सी नंबर पे क्या है कि छात्रों से न्यूटन के नियम की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं याद करने के लिए कहना। डी, गलत फहमियों को नजरअंदाज करना, क्योंकि वे अपने आप खराब हो जाएंगी। आप, ये गलत हो जाएगा, आप नजरअंदाज कुछ भी नहीं कर सकते हैं छात्र के साथ। ठीक है, उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। ठीक है, आप बस बनिए सरकारी मास्टर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपकी नजरअंदाज करना कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए ऑप्शन सी क्या है, छात्रों को न्यूटन के नियमों की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं याद करने के लिए कहना। याद करना, रटना, ये सब क्या है? एनईपी या फिर एनसीएफ सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, गलत विचार रखने के लिए छात्रों को डांटना, डांट नहीं सकते आप बच्चे को, हमारा लल्ला सबसे सही है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन जो है कि उन विश्वास को चुनौती देने के लिए विरोधी उदाहरण और व्यावहारिक विरोधाभासी घटनाएं डिजाइन करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा दृष्टिकोण छात्रों को प्रश्न पूछने, डेटा एकत्र करने और निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिकों की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है? अब इसमें से देखिए, व्याख्यान विधि या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। सी, श्रुत लेख यानी डिक्टेशन विधि, या फिर डी, रटने की विधि। तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बच्चों के अंदर, मतलब डेटा एकत्र करने, निष्कर्ष निकालने, ये सब चीज का किसमें हो जाएगा? तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछताछ आधारित दृष्टिकोण अगर बच्चा अपनाता है, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच अपनाता है, तो वहां पे उसके अंदर डेटा एकत्र करने और निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिकों की तरह काम करने की प्रोत्साहन डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में परियोजना आधारित सीखना निम्नलिखित में से किसे विकसित करने में मदद करता है? परियोजना आधारित सीखना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। केवल अलग थलग सैद्धांतिक ज्ञान। बी, सहयोगात्मक कौशल, समस्या समाधान और व्यवहारिक अनुप्रयोग। सी, शिक्षक के निर्देशों पर पूरी तरह से निर्भरता। डी, रटने के कौशल। देखिए रटने के कौशल गलत हो जाएगा, पूरी तरह से निर्भर शिक्षक में नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल अलग थलग सैद्धांतिक ज्ञान, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक कौशल, समस्या समाधान और व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री त्रिआयामी 3D दृश्य सहायक सामग्री की श्रेणी में आता है? इसमें देखिए 3D बोला हुआ है, 3D दृश्य किसका हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्लोब। ठीक है ना, ग्लोब इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में नैदानिक, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार मतलब 50 क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। आपका मतलब वीडियो देखने के बाद आपको काफी चीज क्लियर मिलेगा, दिमाग में एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, विज्ञान में नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक परीक्षण क्यों किया जाता है? ए, उन्नत विज्ञान क्लबों के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों का चयन करना। बी, व्यक्तिगत छात्रों द्वारा सामना
की जाने वाली विशिष्ट सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करना, सी शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर स्कूलों को रैंक करना, डी परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंडित करना। खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मतलब जो छात्र हैं उनको दंडित आप नहीं कर सकते हैं। रैंक के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों का चयन नहीं करना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट सीखने की कमियों और कठिनाइयों को पहचान करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ आप क्वेश्चन जैसे ही आए आप भी कमेंट सेक्शन में हमें उत्तर बताते जाइए। देखिए, वैज्ञानिक सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा मुक्त अंत ओपन एंडेड प्रश्न उपयुक्त है? और ओपन एंड से क्वेश्चन आता है, इसलिए देख करके ज़रूर जाइएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बी, पदार्थ की 3 अवस्थाओं का नाम बताइए। सी, यदि घर्षण अचानक पूरी तरह से गायब हो जाए तो दैनिक जीवन में कैसा बदलाव जाएगा? बी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब होता है कि क्वेश्चन एक है जिसके उत्तर कई सारे हो सकते हैं। तो ये किसमें आपको दिख रहा है? ऐसा कहाँ दिख रहा है कि उत्तर क पानी का रासायनिक सूत्र तो फिक्स होगा ना, तो ये ऑप्शन तो ओपन एंडेड का नहीं है। 3 अवस्थाओं का नाम बताइए, ये भी फिक्स है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ये भी फिक्स है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है ना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में पोर्टफोलियो का आकलन मूल्यांकन क्यों है? पोर्टफोलियो आकलन मूल्यांकन क्यों है? तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बच्चे के बारे में मतलब बच्चे का सारा डिटेलिंग पोर्टफोलियो में होता है, ठीक है? तो इसके आकलन का मूल्यांकन क्यों है अगर पूछा हुआ है, तो आप देखिए यह समय के साथ विकास दिखाने वाले छात्र के काम का कालानुक्रमिक संग्रह प्रदान करता है। लगातार सतत विकास जो हो रहा है, सारा चीज़ आपको पोर्टफोलियो में बच्चे के बारे में मिल जाएगा। इवन उसका बैकग्राउंड क्या है, किस पृष्ठभूमि से आता है, उसकी भाषा क्या है, सारा चीज़ पोर्टफोलियो में एक-एक बच्चे का ऑफिस में रखा रहता है, ठीक है? तो पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप विद्यालय में पहले दिन जॉइनिंग करेंगे, तो सबसे पहले आप जाकर के पोर्टफोलियो ही देखिएगा बच्चे के बारे में। और और वहाँ से मतलब आप समावेशी कक्षा चलाने में आपको वो चीज़ मदद करेगी। आगे देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान में के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे अधिक सटीक है? तो सबसे अधिक सटीक क्या है? ऑप्शन ए देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान पूर्ण, अपरिवर्तनीय और अंतिम है। बी, वैज्ञानिक ज्ञान अनिश्चित है और नए साक्ष्यों के साथ संसाधनों के लिए खुला है। सी, वैज्ञानिक ज्ञान बिना साक्ष्य के पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। डी, वैज्ञानिक ज्ञान का परीक्षण या सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान अनिश्चित है, ठीक है ना? वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? अनिश्चित है और नए साक्ष्यों के साथ संशोधित करने के लिए खुला होता है, ठीक है? तो यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण जैसे विषयों को पढ़ने के लिए कौन-सी विधि सबसे उपयुक्त है? अब पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बारे में पढ़ना है, तो उसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन-सा है? क्षेत्र भ्रमण और स्थानीय सर्वेक्षण, बंद कमरे के अंदर विशुद्ध व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं को रटना, डी, मूक कार्टून वीडियो देखना। देखिए, ये उत्तर का इस प्रश्न का उत्तर आप खुद दे सकते हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है और आपको दिख भी रहा होगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्र भ्रमण और स्थानीय सर्वे, ठीक है? क्वेश्चन 15 देखिए, विज्ञान के पाठ के दौरान जांच परख वाले प्रोबिंग प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, जांच परख वाला प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो उसका उद्देश्य मतलब पहला जो प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या हो सकता है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है आलोचनात्मक सोच को उत्तेजित करना और छात्र की समझ को गहरा करना, ठीक है ना? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिगम सिद्धांत यह दावा करता है कि बच्चे विज्ञान तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे साथियों और सलाहकारों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बातचीत करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बातचीत करते हैं, अगर ये चीज दिया हुआ है तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? वाइगोत्स्की का ना। वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पे जोर दिए हैं, तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा। और देखिए, अगर वाइगोत्स्की का आपको डाउट हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो मैंने एक क्लास दी हुई है वाइगोत्स्की पे, हैंड रिटन नोट से वो बनाया गया है। बहुत बेस्ट कलेक्शन है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है? प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है ना? जीन पियाजे, कोहलर और सॉरी कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 लोगों का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पूरा मैंने क्लास दिया हुआ है, उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए सीटेट में इन 3 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विज्ञान कक्षा में समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विज्ञान की कक्षा है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी स्टूडेंट जो है, सभी शिक्षार्थी बराबर हैं, ठीक है ना? किसी के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया जा सकता है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों, सामग्रियों और आकलनों को अनुकूलित करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते आप समावेशी कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वैज्ञानिक साक्षरता का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, वैज्ञानिक नामों और शब्दावलियों को याद रखने की क्षमता। बी, प्रश्नों की पहचान करने और साक्ष्य आधारित निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। सी, स्कूल विज्ञान परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त करना। डी, एक पेशेवर प्रयोगशाला वैज्ञानिक के रूप में काम करना। ठीक है, तो अगर कह रहा है वैज्ञानिक साक्षरता का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो कौन करता है बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नों की पहचान करने और साक्ष्य आधारित निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विज्ञान शिक्षण में सहकर्मी आकलन यानी पीयर असेसमेंट किसे बढ़ावा देता है? देखिए, पीयर असेसमेंट की बात अगर किया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप में पढ़ना। ठीक है, तो अगर कह रहा है किसे बढ़ावा देता है, तो किसको बढ़ावा देता है बताइए आप? किसको बढ़ावा देता है? महत्वपूर्ण चिंतन, सहयोग, मूल्यांकन, मानदंड की गहरी समझ, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रक्रिया कौशल का एक उदाहरण है? ए, आवर्त सारणी को याद रखना। बी, वस्तुओं का अवलोकन करना और उनका वर्गीकरण करना। सी, ब्लैक बोर्ड से नोट्स कॉपी करना। डी, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सुनना। कह रहा है कि प्रक्रिया कौशल, ठीक है ना, प्रक्रिया कौशल, वो टर्म पे ध्यान दीजिएगा। प्रक्रिया कौशल का है तो ब्लैक बोर्ड से नोट करते वक्त बच्चा प्रक्रिया कहाँ देगा? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सुनना, ये भी गलत है। आवर्त सारणी को याद करना, रटना, ये सब गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तुओं का अवलोकन करना और उनका वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम में स्थानीय स्वदेशी प्रथाओं पर चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, आप जो है ना क्लास करते रहिए और साथ ही साथ हमें जरूर ये बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ताकि हम लोग आगे की और मतलब क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ला सके। पूछा क्या हुआ है, स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम में स्थानीय स्वदेशी प्रथाओं पर चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है? ए, वे आधुनिक आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देते हैं। डी, वे घरेलू संस्कृति और औपचारिक स्कूली विज्ञान के बीच की खाई को पाटते हैं और स्थानीय ज्ञान को मान्यता देते हैं। सी, बोर्ड परीक्षाओं में इनका परीक्षण करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। डी, इनमें किसी वैज्ञानिक तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, तर्क की आवश्यकता होती है, वो तो होती है, ठीक है, ये बोला है कानून रूप से अनिवार्य, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे घरेलू संस्कृति और औपचारिक स्कूली विज्ञान की बीच खाई को पाटते हैं और स्थानीय ज्ञान को मान्यता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों से रेत, बजरी और कपड़े का उपयोग करके एक साधारण पानी का फिल्टर डिजाइन करने के लिए कहता है। यह कार्य किसे बढ़ावा देता है? अब बच्चों को क्लास में हम लोग भी प्रोजेक्ट वर्क तो देते ही रहते हैं, ठीक है। अब ये टीचर जो है ना, वस्तु का नाम दे दिया और बोला इससे डिजाइन करो, तुम क्या फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है ना, पानी का फिल्टर जो होता है उसको डिजाइन करना है। तो उसके अंदर वो क्या डेवलप करना चाह रहा है? रचनात्मकता, व्यवहारिक अनुप्रयोग और समस्या समाधान कौशल। ठीक है, देखो एकदम दिख रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रचनात्मकता, व्यवहारिक अनुप्रयोग और समस्या समाधान कौशल। क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान परियोजना पर छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा आकलन उपकरण पूर्व परिभाषित मानदंडों के लिए के एक विशिष्ट पैमाने का उपयोग करता है? तो विज्ञान परियोजना पर छात्र का प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए कौन सा आकलन उपकरण पूर्व परिभाषित मानदंडों को, ठीक है ना, पूर्व परिभाषित मानदंडों को एक विशिष्ट पैमाने का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूब्रिक। इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। रूब्रिक जो होता है ना, आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। रूब्रिक व्यक्ति परक या जटिल कार्यों के लिए स्पष्ट प्रदर्शन मानदंड और उपलब्धि के स्तर को प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए,
विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक रूढ़िवादिता को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? अगर लैंगिक रूढ़िवादिता है, जैसे लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है कि अगर जैसे कोई बोले कि ये काम लड़की कर सकती है या फिर ये काम लड़का कर सकता है, हाँ, तो अगर उसको रूढ़िवादिता को दूर करना है ना, तो काम एक्सचेंज कर दीजिए, बच्चे के दिमाग में ही ये फिट कर दीजिए कि दोनों में से कोई काम कोई भी कर सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा है विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक रूढ़िवादिता को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो किसके द्वारा कम किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो विविध वैज्ञानिक भूमिकाओं और करियर में पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान भागीदारी को चित्रित करना, ठीक है ना, समान भागीदारी को चित्रित करना, किसी तरह का भेदभाव न करना, इससे रूढ़िवादिता दूर हो जाएगी। ठीक है ना, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। पादप पोषण के बारे में लगातार बनी हुई छात्र की गलतफहमियों को दूर करने में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति मदद करती है? अब गलतफहमी है बच्चे को, उसको दूर करना है, तो दूर करने के लिए क्या करेंगे, दंडित करेंगे, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को बताना कि पाठ्य पुस्तकें हमेशा अचूक होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर गलत कथन को बार बार दोहराना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करना कि पौधे वास्तव में अपना द्रव्यमान और पोषक तत्व तो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अगर बच्चा स्वतः प्रयोग करता है, उसको प्रयोग करने सिखाया जाएगा, तो उसका ये सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, अनुभव से दूर होगा। आपने जिन पियाजे का वो लाइन पढ़ा भी होगा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः करता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगशाला कार्य का आधार कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक करके सीखना, अनुभवात्मक अधिगम, या फिर सुनकर सीखना, रट कर सीखना, निष्क्रिय अवलोकन द्वारा सीखना। कह रहा है व्यवहारिक, ठीक है ना, तो व्यवहारिक क्या हो जाएगा, करके सीखना। ठीक है ना, सुनना, रटना, निष्क्रिय अवलोकन करना, ये सब गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, करके सीखना या अनुभवात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में औपचारिक रेमेडियल शिक्षण निम्नलिखित के बाद किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, बिना मूल्यांकन के प्रत्येक एकल व्याख्यान, बी देखिए, परीक्षणों के माध्यम से विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के बाद, सी अंतिम शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के बाद, डी खराब ग्रेड के लिए छात्रों को दंडित करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परीक्षणों के माध्यम से विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों का निदान करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षा में अवधारणा मानचित्र के उपयोग का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? ए, वे छात्रों को बिना समझे अलग थलग तथ्यों को याद करने में मदद करते हैं। बी, वे वैज्ञानिक अवधारणाओं के बीच पदानुक्रमिक संबंधों को दृढ़ रूप से व्यवस्थित करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्शन सी, वे किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। डी, वे लिखने की गति और लिखावट का परीक्षण करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वे वैज्ञानिक अवधारणाओं के बीच पदानुक्रमित संबंधों को दृश्य रूप से व्यवस्थित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। मध्य विद्यालय की विज्ञान कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा करने से क्या विकसित करने में मदद मिलती है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अगर पूछ रहा है कि मध्य विद्यालय है और विज्ञान की कक्षा है और उसमें सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, तो उसमें क्या विकसित होगा, उसमें क्या विकसित होगा, बताइए आप। देखिए उसमें क्या विकसित होगा, नैतिक तर्क, ठीक है, आलोचनात्मक सोच और नागरिक जिम्मेदारी। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम और जलवायु की छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणित कार्य का प्रतिनिधित्व करता है? अगर मौसम और जलवायु से संबंधित मतलब आकलन करना है छात्र को, तो प्रमाणित कार्य कौन सा है जो प्रतिनिधित्व करेगा? तो इसमें देखिए कि एक सप्ताह के लिए अगर आप मौसमी पैटर्न का निरीक्षण करें और डेटा रिकॉर्ड करते हैं और एक स्थानीय पूर्वानुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ये ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान पीसीके, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा कि पीसीके का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए शैक्षणिक सामग्री ज्ञान पीसीके शब्द का तात्पर्य क्या है पूछा हुआ है, तो पीसीके का तात्पर्य क्या हो जाएगा, पीसीके का तात्पर्य हो जाएगा विषय वस्तु को शैक्षणिक रणनीतियों के साथ
सम्मिश्रित करके विशिष्ट विज्ञान सामग्री को प्रभावी ढंग से पढ़ाना जानना। ठीक है ना। तो शैक्षणिक सामग्री ज्ञान का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो ये मतलब ये पीसीके का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो शैक्षणिक सामग्री ज्ञान हो जाएगा। और इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया, तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो पीसीके एक वह अनूठी विशेषज्ञता है जो शिक्षकों के पास विषय वस्तु को सुलभ सीखने का अनुभव में बदलने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में सहकारी सीखने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि सबसे उपयुक्त है। अब सबसे उपयुक्त विधि पूछा हुआ है सीखने को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान में, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा पर समूह जांच और सहयोगात्मक मॉडल निर्माण, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, एक शिक्षक देखता है कि छात्रों को परमाणुओं और अणुओं जैसे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, परमाणु, अणु, ये सब चीजें हम लोग देखे हैं कि 8th क्लास की क्लासेस में होती है। ठीक है, 6th 7th में भी कुछ कुछ टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अब क्या रहा है कि इसमें बच्चे को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो सबसे प्रभावी शैक्षणिक उपकरण कौन सा हो जाएगा, सबसे प्रभावी शैक्षणिक उपकरण कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए। इसमें क्या करना होगा, ठोस मॉडल, उपमाएं और एनिमेशन के माध्यम से उसका शैक्षणिक मतलब जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उपमाएं और भौतिक या डिजिटल माध्यम सूक्ष्म संस्थाओं को मूर्त और समझने योग्य बनाते हैं। अब 34 पे देखिए क्वेश्चन नंबर, विज्ञान में संसाधन आधारित सीखने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। संसाधन आधारित सीखना है। देखिए, आज के जो 50 क्वेश्चन है ना, ये आप कर लेंगे अगर, तो आपको सीखने में बहुत ही मदद मिलेगा क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, और सीटेट के पेपर में देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप मतलब क्वेश्चन जरूर अटेंड करिएगा, साथ ही साथ घटना चक्र और यूथ का जो प्रैक्टिस सेट है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। डेली एक एक सेट अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, तब जा करके। और किसी किसी दिन जैसे संडे है और आप कुछ काम कर रहे हैं, तो संडे वाले दिन 2 पेपर सेट सॉल्व करिए, और पेपर से पहले कम से कम 20 पेपर सेट सॉल्व करते जाइएगा। और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप कर लीजिए। मैं वहां पे भी जब पेपर का 7 दिन या 8 दिन बचेगा तो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगी, और उसको भी करके जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विज्ञान में संसाधन आधारित सीखने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो संसाधन आधारित सीखने का निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को पुस्तकालयों, इंटरनेट, प्रकृति और सामुदायिक विशेषज्ञों जैसे कई संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देखिए, विज्ञान शिक्षक के लिए चिंतक को पेशेवर अभ्यास का एक अनिवार्य घटक क्यों माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, देखिए यह शिक्षक को अपने स्वयं के तरीकों का मूल्यांकन करने और लगातार निर्देशात्मक डिजाइन में सुधार करने की अनुमति देता है। ठीक है ना, इसलिए पेशेवर मतलब अनिवार्य घटक माना जाता है, पेशेवर अभ्यास का एक अनिवार्य घटक माना जाता है। देखिए, चिंतनशील अभ्यास शिक्षकों को यह विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है कि क्या किया, क्या विफल रहा और भविष्य के पाठों को कैसे अनुकूलित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आकलन दृष्टिकोण सीखने की अंतिम प्रक्रिया या परिणाम का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या फिर सतत आकलन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, योगात्मक आकलन। ठीक है ना, योगात्मक आकलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। योगात्मक आकलन एक शिक्षण इकाई या अवधि के अंत में सीखने का मूल्यांकन करता है। आ जाइए अब 37 नंबर पे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पोषण पर एक जीव विज्ञान के पाठ में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली गतिविधि का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि जो पैकेज्ड स्नैक्स के पोषण मूल्य और स्वास्थ्य दावों का मूल्यांकन करने के लिए उनके खाद्य लेवल का विश्लेषण करना जो है, यही आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली गतिविधि है। बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम लोग, सॉरी 38 को। विज्ञान शिक्षण में आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सीखने को किसके द्वारा बढ़ाता है। अब विज्ञान शिक्षण में आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सीखने में, देखिए वर्चुअल लैब, खतरनाक प्रयोगों के सिमुलेशन और इंटरैक्टिंग मल्टीमीडिया प्रदान करना। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। आईसीटी उपकरण उन घटनाओं तक पहुंच का विस्तार करते हैं जिनका मानक कक्षा में सीधे निरीक्षण करना अन्यथा कठिन या
खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण में निगमनात्मक दृष्टिकोण का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? अब निगमनात्मक बोला हुआ है, तो निगमनात्मक में क्या होता है? सबसे पहले नियम आता है और उसके बाद क्या आता है? उदाहरण आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए, एक समस्या नियम या कानून से शुरू करना और फिर विशिष्ट उदाहरण या समस्याओं को लागू करना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगमनात्मक में क्या होता है? पहले उदाहरण और फिर बाद में नियम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी बोला हुआ है कि आगमनात्मक दृष्टिकोण के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित से कौन करता है, मतलब इसमें से कौन सा कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कि उदाहरण का अवलोकन करना सबसे पहले, उसके बाद प्रयोग करना और एक सामान्य नियम का निष्कर्ष पहुंचना। ठीक है, निष्कर्ष पर पहुंचना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विज्ञान शिक्षण द्वारा रखे जाने वाले उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो देखिए टर्म्स को ध्यान से देखेंगे ना, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड की बात किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक सेटिंग में छात्र के व्यवहार, रुचियों और सामाजिक अंतःक्रिया के विशिष्ट गुणात्मक विवरण दर्ज करना। ठीक है ना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड अवलोकन योग्य व्यवहार और छात्र विकास के महत्वपूर्ण अनूठे क्षणों को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में भ्रम यानी मिसकंसेप्शंस का अध्ययन करना शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मिसकंसेप्शन? ठीक है ना, यह प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए छात्रों की पूर्व सोच को समझने में मदद करता है। इसलिए शिक्षक को देखिए, छात्र जो है ना, उसके बारे में एक एक बारीकियों को जानना टीचर के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके मतलब वजह से वो उसके हर कठिनाई को दूर करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो भ्रांतियों को जानना शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि शिक्षार्थी वैज्ञानिक अवधारणाओं की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? ए, रसायन विज्ञान के सभी प्रयोगों को बिना किसी देख रेख के स्वतंत्र रूप से करना। बी, उचित सुरक्षा गियर पहनना और शिक्षक के निर्देशों का सख्ती से पालन करना। सी, अज्ञात रसायनों का स्वाद लेना और गंध लेना। डी, आपातकालीन निकाय मार्गों को अवरुद्ध करना। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उचित सुरक्षा गियर पहनना और शिक्षक के निर्देशों का सख्ती से पालन करना। और क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ये देखिए, विज्ञान में समतुल्य मूल्यांकन का, ठीक है, विज्ञान में समतुल्य मूल्यांकन या स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट का क्या लाभ है? तो सेल्फ असेसमेंट का क्या लाभ हो जाएगा? छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का चिंतन करने और अपने कमजोर छात्र क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, विज्ञान पाठ्यक्रम का संज्ञानात्मक वैधता मानदंड क्या सुनिश्चित करता है? संज्ञानात्मक वैधता मानदंड पूछ रहा है अगर, तो देखिए क्या सुनिश्चित करता है कि सामग्री शिक्षार्थियों की आयु, समझ के स्तर और पूर्व ज्ञान के अनुकूल हो। ठीक है ना, ये चीज सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि शिक्षक सामग्री और भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास स्तर के अनुरूप होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह तकनीकी का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमिका निर्वाह अगर पूछ रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है, तो जटिल प्रक्रियाओं जैसे जल चक्र या रक्त परिसंचरण को जीवंत करना और दृष्टिकोण को समझाना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अगर पूछ रहा है पाठ्य पुस्तक की मुख्य विशेषता, तो उसकी क्या हो जाएगा? बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा जगाना हो। ठीक है ना, बच्चे के अंदर क्या जगाना हो? जिज्ञासा, खुले प्रश्न हो, गतिविधियां हो, दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण हो, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विज्ञान में रूब्रिक्स का उपयोग करने से मूल्यांकन में क्या सुधार होता है? तो रूब्रिक्स का अभी हम लोग पीछे देखे थे क्वेश्चन के, रूब्रिक्स का क्या होता है, क्या क्या सुधार होता है? मूल्यांकन को अधिक वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और स्पष्ट मानदंड आधारित बनाता है रूब्रिक्स। तो इसलिए रूब्रिक्स जो है ना, उसको याद रखिएगा। रूब्रिक्स, ठीक है, सॉरी, रूब्रिक्स छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं और प्रदर्शन के स्तर को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो विज्ञान शिक्षण में सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाएगा? समस्या समाधान विधि का तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक कौशल, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास है। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? तो मुख्य ध्यान ध्यान किस पे होना चाहिए? पर्यावरण से जुड़ना, दुनिया को समझना, विज्ञान को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आशा है आज के आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास